नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग लाइव होने वाले थे, तो लाइव तो मैं हुआ था, लेकिन जो भी सब्सक्राइबर हमारे दोस्त थे वे लाइव नहीं हो पाए हैं, जिसका कारण था कि लाइट ना होने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं थी, तो सभी लोग लाइव नहीं हो पाए हैं। मैं तो लाइव हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन मैं वीडियो को सेव नहीं कर सका, जिससे आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए। वही वीडियो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं वीडियो को सेव नहीं कर पाया था, जिससे आपको वहाँ पे वो वीडियो नहीं मिल पाएगी। लेकिन सेम मैं उन्हीं प्रश्नों को लाया हूँ इस वीडियो में, जिसे आप हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिसमें मैंने 55 प्रश्नों को लिया है। यदि आप 55 में से 45 सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरह से अपनी तैयारी को आप करते रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आपको फ्री में नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का हम लोग 64 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 63 तक हम लोग हल कर चुके हैं इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 64 से देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है। FM मार्क्स ने नौकरशाही को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में या 7 श्रेणियों में? तो फ्रेंड्स, जो FM मार्क्स नौकरशाही को वे 4 श्रेणियों में बांटते हैं। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। FM मार्क्स ने 4 श्रेणियों में नौकरशाही को बांटा है। तो अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? ए अमेरिका का संविधान, बी कनाडा का संविधान, सी स्विट्जरलैंड का संविधान, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इस संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग टिक कर चुके होंगे कि क्या होगा, आप लोग गेस कर चुके होंगे। तो जो हमारे देश में संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं केंद्र के लिए, तो वे हमारी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, केंद्र के जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 का। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 66, फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? लॉर्ड ब्राइस की, डायसी की, केसी हुइयर की, या ब्राउन की? तो फ्रेंड्स, जो फेडरल गवर्नमेंट है ये केसी हुइयर की रचना है। किसकी? केसी हुइयर की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 66 का। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संघात्मक देशों में से किन किन में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न। आपके सामने 4 संघात्मक देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता किसी 2 देशों में दी गई है, तो आपको चुनना है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। स्विट्जरलैंड एवं भारत, या स्विट्जरलैंड एवं USA, या स्विट्जरलैंड एवं UK, या कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया। यानी कहने का मतलब है किस किस देश में दोहरी नागरिकता, यानी दो तरह की नागरिकता हो सकती है, यानी वहाँ भी नागरिकता ले सकते हैं और दूसरे जगह भी नागरिकता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड एवं USA। स्विट्जरलैंड और USA में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि आप वहाँ भी नागरिकता ले सकते हैं और दूसरे देश में, यानी वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संसदात्मक शासन में शासन की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ शासन की जो समस्त शक्तियाँ उसका प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग प्रश्न को गेस करिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो राष्ट्रपति दिया है केवल नाम मात्र कार्यपालिका का, ठीक है, इसके पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसका वास्तविक कार्यपालिका होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है। शासन के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो वर्गीकरण का आधार है वह क्या है? विधायिका एवं कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच पारस्परिक संबंध, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पारस्परिक संबंध, या विधायिका एवं न्यायपालिका का पारस्परिक संबंध? प्रश्न नंबर 69। तो प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 69 प्रश्न का। तो 69 नंबर का प्रश्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
ए ऑप्शन विधायिका एवं कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समाजवाद की अंग्रेजी विचारधारा है। समाजवाद की अंग्रेजी क्या विचारधारा है? साम्यवाद, श्रम संघवाद, फेबियनवाद या ये सभी। बहुत अच्छा सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 70, समाजवाद की अंग्रेजी में क्या विचारधारा है? तो फ्रेंड्स समाजवाद की अंग्रेजी में जो विचारधारा है वो है फेबियनवाद। ठीक है, क्या है? फेबियनवाद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, फेबियनवाद से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? पूंजीवाद का विरोध, क्रांति का अनिवार्यता, श्रमिकता की अनिवार्यता, स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 71। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेबियनवाद से हमारा क्या नहीं संबंधित है? क्रांति की अनिवार्यता, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 72, फेबियन समाज किसकी संस्था थी? बुद्धिजीवियों की, किसानों की, जमींदारों की या श्रमिकों की? बहुत अच्छा सा प्रश्न। फेबियन जो समाज था किसकी संस्था थी? तो जो फेबियन जो समाज था फ्रेंड्स वो बुद्धिजीवियों की संस्था थी। किसकी थी? बुद्धिजीवियों की, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। कौन थे? हिटलर, स्टालिन, चर्चिल या जवाहरलाल नेहरू? बहुत अच्छा सा प्रश्न फ्रेंड्स। देखिए जो प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो प्रबल समर्थक इसमें से हैं वे हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इजी और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 75। तो देखिए क्या है इसका आंसर, आप चुनिए। राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति। तो भारतीय जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। कुछ लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति होगा। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, उनका संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उन दोनों सदनों का जब संयुक्त अधिवेशन चलता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वे हमारे राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सा प्रश्न। प्रश्न नंबर 76। ठीक है, ये कथन संबंधित है। व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र है जितना कि वह प्राकृतिक अवस्था में। देखिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा इससे जुड़ा हुआ। आइए तब तक ऑप्शन देख लेते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा रूसो, सी ऑप्शन। देखिए जहाँ पर प्राकृतिक यानी प्राकृतिक के विषय में पॉजिटिव बात कही जाएगी वहाँ रूसो का नाम जरूर आएगा। तो ऑप्शन में अगर रूसो है तो आप रूसो को एक टिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार आपका जो आपातकाल में भी उसे हटाया नहीं जा सकता? ऑप्शन है आपके पास समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि आपका आपातकालीन में भी नहीं हटाया जा सकता, वो हमारा अधिकार कौन सा है? जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो हमारा समानता का अधिकार है यह किस अनुच्छेद से लिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके आप लोग दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, क्या करता है? विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को या विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। तो फ्रेंड्स जो न्यायालय के पुनरावलोकन न्यायालय की जो वह शक्ति होती है जिससे वह असंवैधानिक घोषित करता है फ्रेंड्स, वह क्या करता है?
ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 78 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर आप लोग टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को क्या कर सकता है वह, ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 78 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? बहुत अच्छा सा प्रश्न। देखिए वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, बहुत अच्छा। वित्तीय आपातकाल का अक्सर पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, 356, 358, 359, 370। तो फ्रेंड जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो हमारा जो इसका इस व्यवस्था की गई है हमारे अनुच्छेद 360 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 360 में क्या किया गया है कि राज्य में आप क्या कर सकते हैं, केंद्र में आप वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था लागू कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 360। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की थी? आपको बताना है मार्क्स की इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, या रीजन एंड रिवॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जो मार्क्स की रचना थी वो कौन सी फ्रेंड्स थी हमारी? वो थी हमारी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्क्स की बहुत अच्छी सी पुस्तक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण है। बहुत अच्छा सा प्रश्न। जो राज्य की उत्पत्ति के विकास के सिद्धांत का सबसे अच्छा गुण क्या है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसकी तार्किक परिशुद्धता है, इसका तथ्यात्मक प्रमाण है, या इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता है, या इसका बहुआयामी उपागम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 81। तो देखिए जो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का जो अच्छा गुण है फ्रेंड्स, वह है इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता। क्या है? ऐतिहासिक विश्वसनीयता, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 82, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? कौन सा लेख जारी किया जाता है कब? जब क्या होता है किसी मामले में कानूनी कार्रवाई होती है उसे रोकने के लिए। तो उच्च न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, या उत्प्रेषण। तो फ्रेंड्स जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है उसे उच्च न्यायालय जब रोकने का लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिषेध कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये लगभग कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आइए ऑप्शन देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। भाषाओं की सूची, राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ समवर्ती सूची, शपथ एवं स्वीकृति सूची, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ समवर्ती सूची। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा करा है प्रश्न नंबर 84, राज्यों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो क्या करता है? राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। उड़ीसा तथा राजस्थान, उड़ीसा तथा गुजरात, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा तथा गुजरात। ये क्या करते हैं? राज्यसभा में समान प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। ठीक है, उड़ीसा तथा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 85। देखिए प्रश्न नंबर 85 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा राज्य की विधान परिषद के सदस्यों द्वारा होता है फ्रेंड्स, या लोकसभा, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति द्वारा होता है। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है?
तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह हमारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें आपके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही केवल भाग लेते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि क्या है। राज्य एक प्राकृतिक निर्णय है, राज्य एक विकास हुआ है, राज्य का विकास हुआ है, या राज्य एक आर्थिक निर्माण है, या राज्य एक दैवी निर्माण है। प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विकास हुआ है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 87 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली कौन सी है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या एकीकृत मत प्रणाली, या सीमित मत प्रणाली। तो फ्रेंड्स जो अल्पसंख्यकों के लिए जो उनके प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छी प्रणाली है वे हमारी कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। भारत की स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है कि उस समय भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसका अध्यक्ष कौन था। JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 88, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी। ठीक है, उस समय ये क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब, भारतीय स्वतंत्रता के समय, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है। कौन मानता है, मार्क्स मानता है, हॉब्स, मिल, या ग्रीन। 89 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन मार्क्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्क्स। देखिए मार्क्स क्या कहता है, राज्य को वर्ग, ठीक है, राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है। कौन, मार्क्स। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक प्रदान किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न का मतलब समझिए कि पंचायत जो राज व्यवस्था है ये किस संशोधन के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन 42वां, 52वां, 67वां, या 73वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां। डी 73वां। ठीक है, आप लोगों को मैं एक और प्रश्न देता हूं कमेंट में, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि जो राज्यों में जो 74वां संविधान था, 74वां संविधान संशोधन ये किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 73वां संविधान आप लोग पंचायती राज से था, 74वां आप लोगों को बताना है वह किससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 352, 356, 368 या 370। बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। जो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वह किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स वो हमारी किस में है, तो वह हमारी जो है 368वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या है, भारतीय संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वह 368वां अनुच्छेद में किया गया है। किसमें, 368वां अनुच्छेद में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है। बहुत अच्छा सा प्रश्न। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो संविधान का अनुच्छेद 32 है बहुत अच्छा सा प्रश्न है।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 हमारा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये आपको प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? प्रश्न नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में एक और आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे कहा गया है संविधान की आत्मा। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, किस अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न। राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, ठीक है, भारतीय और अमेरिका संघवाद में किसी एक बिंदु पर क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। वह बिंदु आपको ढूंढना है। क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, या अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, या कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान, या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। यह अमेरिका और भारतीय संविधान में क्या है? इसकी समानता पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 95 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रजातांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत नहीं है? वर्ग संघर्ष में विश्वास, राज्य का लुप्त हो जाना, सर्वाधिकारवाद का विरोध, या ए व बी दोनों? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। निम्न में से प्रजातांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत नहीं है, वह क्या क्या नहीं है? वर्ग संघर्ष में विश्वास करना ये भी नहीं है। तो और अगला ऑप्शन क्या है? राज्य का लुप्त हो जाना ये भी नहीं है। ठीक है, सर्वाधिकारवाद का विरोध ये है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं डी का है। तो ए एवं बी दोनों, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है? नहीं है। वर्ग संघर्ष में विश्वास करना ये भी नहीं है। राज्यों का लुप्त हो जाना, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फेबियन वाद का संबंध किस देश से था? फेबियन वाद जो था वह किस देश से था? उसका संबंध अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या जर्मनी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जो फेबियन वाद जो विचारधारा थी यह इंग्लैंड से संबंध रखती थी। कहाँ से फ्रेंड्स? इंग्लैंड से। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक युग में राम राज्य की स्थापना की बात करने वाले प्रसिद्ध विचारक हैं? कौन है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या वी आर अम्बेडकर? तो फ्रेंड्स इसे तो कोई भी बता देगा। राम की बात कौन करते हैं? हमारे महात्मा गांधी जी बात करते हैं। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी आधुनिक युग में जो राम राज्य की स्थापना करते थे वे हमारे प्रसिद्ध विचारक महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी क्या थे? साम्यवादी थे, फाशीवादी थे, अराजकतावादी थे या आदर्शवादी? तो इसका भी आंसर आप लोग समझ चुके होंगे कि महात्मा गांधी क्या थे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हमारे आदर्शवादी थे। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की रचना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया है, इसमें समाहित किया हुआ है। मैं अलग अलग पुस्तकों से आपके लिए प्रश्न लाता हूँ। इससे ये ना हो कि एक ही पुस्तक से मैं सब ला दिया और आप लोगों का जो कंसेप्ट के ऊपर जो आप प्रश्न चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको अलग अलग पुस्तकों से प्रश्न इसलिए लाता हूँ कि अलग अलग पुस्तकों में उसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से दिया रहता है, घुमा घुमा के। तो उस प्रश्न को एक बार किसी और रूप में देखेंगे, किसी और रूप में, तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। इससे आप किसी भी प्रश्न को उसके आधार पर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं महात्मा गांधी की रचना क्या है। गीता रहस्य, भारत की खोज, हिंदू स्वराज, ए एवं सी दोनों? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की रचना इनमें से हमारी क्या है? हिंदू स्वराज है। कौन है? हिंदू स्वराज, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 100 का। 101 प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को, हॉब्स को, बेंथम को या रूसो का?
रूसो को। तो फ्रेंड जो उपयोगितावाद के जनक हैं वो हमारे बेंथम महोदय को माना जाता है। किसको? बेंथम महोदय को, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यह किसका विचार है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। राज्य का उद्देश्य जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यह किसका विचार है? मिल का है, बेंथम का है, ग्रीन का है या लास्की का है? प्रश्न नंबर 103। तो फ्रेंड्स ये जो विचार है हमारे बेंथम महोदय का है। किसका? बेंथम महोदय का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 103। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक विकास क्या है? एक सचेत प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, बचत में सामान्य वृद्धि या जनसंख्या में सामान्य वृद्धि? तो फ्रेंड्स जो हमारी आर्थिक विकास है वह हमारी एक सचेत प्रक्रिया है। क्या है? एक सचेत प्रक्रिया है, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 104 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानने वाली विचारधारा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपके राज्य के बारे में प्रश्न है ये कि राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानने वाली विचारधारा किसकी है? व्यक्तिवाद की, फासीवाद की, उदारवाद की, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं वे हमारे फासीवादी लोग मानते हैं। कौन? फासीवादी वाले लोग, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी फासीवाद प्रश्न नंबर 105 का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो, बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, दुष्परिवर्तनशील यानी उसमें परिवर्तनशील जो होता है उसका दुष्परिणाम मिलता है, वह कौन सा संविधान है? सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है, सरलतापूर्वक संशोधित नहीं होता है, या विधायिका के 3/4 बहुमत से संशोधित होता है, या विधायिका के 2/3 के बहुमत से संशोधित होता है? तो फ्रेंड जो हमारा दुष्परिवर्तनशील संविधान है वह जो है फ्रेंड्स वो हमारा सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कैबिनेट मिशन का प्रमुख होता है, कौन होता है? क्लीमेंट एटली, सर पी लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर? ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स प्रश्न कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था? क्लीमेंट एटली, सर पी लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर पी लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन का प्रमुख था वह था हमारा कौन? सर पी लॉरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे संविधान सभा की जो प्रस्ताव लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर पी लॉरेंस, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। जो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? सत्र का प्रथम घंटा, भारत की प्रमुख भाषाओं से, या पंचायत राज से, या संघ सूची राज्य एवं संघ सूची या राज्य सूची एवं समवर्ती सूची? तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है वह हमारी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है? संपत्ति की सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, राज्य एवं व्यक्ति की सुरक्षा, समाज कल्याण की अभिवृद्धि? तो फ्रेंड्स जो राज्य का ऐसा कौन सा सकारात्मक कार्य है जो उदारवाद से संबंधित रखता है? प्रश्न नंबर 109। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, समाज कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 कह रहा है धर्म लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है, किसने कहा? धर्म लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है। अफीम का कार्य करने से मतलब है नशा का कार्य करता है। ठीक है, एक प्रकार की बहुत खराब नशा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 110। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 110 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम का कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 110 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हमारा 111 नंबर का, संप्रभुता एक आवश्यक लक्षण है, क्या है? सरकार का, राज्य का, समाज का या समुदाय का? तो फ्रेंड जो संप्रभुता है वो हमारा एक प्रकार का आवश्यक लक्षण किसका है? वो राज्य का है। किसका? राज्य का है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 कह रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा प्रश्न। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने, मार्क्स ने, मिल ने या लास्की ने? तो प्रश्न 112 नंबर का देखिए कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मार्क्स ने किया था फ्रेंड्स। किसने? मार्क्स ने किया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 113, निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ऐसा कौन था विचारक जिससे महात्मा गांधी क्या होते बहुत प्रभावित हुए थे? कार्ल मार्क्स, हीगल, काउंट लियो टॉल्स्टॉय या हेराल्ड जे लास्की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 113? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो महात्मा गांधी थे वे हमारे काउंट लियो टॉल्स्टॉय से बहुत प्रभावित हुए थे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 114 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 114 हमारा कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसे क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1961 या चार्टर अधिनियम 1833? प्रश्न नंबर 114। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। तो 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की शुरुआत पहली बार की गई, कब की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा या भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा या भारत परिषद अधिनियम 1982 द्वारा? ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 115। तो प्रश्न नंबर 115 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है संविधान का अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। संविधान का अध्यक्ष जो सर्वप्रथम चुने गए उसकी बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, द्वितीय बार की नहीं, 2 बार चुने गए थे। तो सर्वप्रथम कौन से चुने गए थे अध्यक्ष संविधान सभा के? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी? तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता होगा जो संविधान सभा के फ्रेंड्स ये संविधान सभा के इसमें प्रथम बार की नहीं पूछा है, इसमें सेकंड बार की पूछा है, क्योंकि प्रथम बार का इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो प्रथम बार चुने गए थे वे हमारे कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न नंबर 116, पहली बार जो सर्वप्रथम हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वे कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 176, भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी कब की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत या भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी वह हमारे 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ठीक है लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 118। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है यह प्राप्त किया गया कहाँ से? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से या स्विस संविधान से? बहुत अच्छा सा प्रश्न देखिए घुमा दिया
कितना देखिए इसको नाम को दे दिया आपको 4 ऑप्शन घुमा के कि मौलिक कर्तव्य का जो विचार कहाँ से प्राप्त किया गया था। देखिए उस वह देश इसमें है नहीं, लेकिन उसका देखिए इसमें नाम है, एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान यानी रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 119, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अच्छा सा प्रश्न, मौलिक जो कर्तव्य थे वो किस संवैधानिक संशोधन में उसे लाया गया था। 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन या 40वां संशोधन। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा 42वां संशोधन था। इसमें क्या लाया गया था फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 42वां संशोधन में, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी। बरुआ समिति, रामस्वामी समिति, सिकरी समिति या स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न नंबर 120। तो फ्रेंड्स जो थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति जो लाए थे वे हमारे स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत लाई गई थी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 64, ठीक है 64 से हम लोगों प्रश्न नंबर 120 तक हमने हल किया। हम लोगों ने प्रश्न आप इनमें से आप लोगों को कितने आ रहे थे इसका आप लोग एनालिसिस खुद आप लोग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपके 45 प्रश्न सही होते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, बस थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है और एक सीट आपके लिए पक्की है। भर दीजिए एकदम अपने अंदर जोश, पढ़ाई में एकदम से लग जाइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो में लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।